1 अप्रैल 2011 से लागू करना चाहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कोड को आपने इशू किया एज ए ड्राफ्ट पेपर। ड्राफ्ट पेपर पर सब लोग विचार कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी विचार किया, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी जाकर आपसे मिला और हम लोगों की जो चिंताएं हैं उसको हमने आपके सामने रखने का काम किया है। मुझे नहीं पता दूसरे राजनीतिक दलों ने इसमें कितना काम किया है, लेकिन एक जिम्मेदार प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम लोगों ने अपनी चिंता आपके सामने लिखित रूप से व्यक्त की है और मुझे लगता है कि सही चिंता है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको सामने फाइनलाइज करने के बाद। लेकिन इसमें भी देखिए वो तैयार होगा जब, उसके बाद शायद इस सत्र में तो नहीं आए, मॉनसून सत्र में उसको रखा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाना चाहिए, वहां जाएगा, फिर स्टैंडिंग कमेटी से आएगा, तब जाकर हो सकता है कि अगले बजट सेशन में वो यहां पर पास होने के लिए आए। वहां पर भी अगर तत्परता नहीं दिखाई गई, अगर गति नहीं दिखाई गई, जल्दी नहीं दिखाई गई, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है 1 अप्रैल से लागू करने में। अब मैं आपसे सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि हमें जहां एक ओर इस बात की चिंता है कि इन्फ्लेशन जो है वो आम आदमी को पीस रहा है, वो उसकी चक्की में पिस रहा है, वहीं दूसरी ओर जो ये इन्फ्लेशन हुआ उसके बारे में राय अलग अलग है। वित्त मंत्री जी की राय है, जो इन्होंने कहीं कहीं कहा है कि लोगों ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, इसलिए अनाज का संकट हो गया। ये राष्ट्रपति बुश ने भी कहा था, राष्ट्रपति बुश ने भी कहा था कि विकासशील देशों में लोग ज्यादा अनाज खाने लगे, इसलिए संकट हो गया अनाज का। इसलिए कम खाओ, भूखे रहो, प्रभु का गुण गाओ, तब अनाज का संकट नहीं होगा। इसी सदन में बोलते हुए मैंने एक बार कहा था सभापति महोदय कि इस बार भी ठीक है खरीफ के प्रोडक्शन में कमी आई। उस दिन सुषमा जी जब बजट ये महंगाई के ऊपर बोल रही थी, उन्होंने भी इस बात को रखा। कितनी कमी है? 17 मिलियन टन, 18 मिलियन टन, इसी के बीच में सरकारी आंकड़े। और सबसे जो ताज्जुब की बात है कि भंडार भरे हैं। ऑल इज वेल। भंडार भरे हैं। अभी मैंने देखा एक अखबार में, और ये इकोनॉमिक सर्वे में भी ये आंकड़े हैं कि गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो, तीनों में करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। जो भंडार में अनाज है उसका स्टॉक जो नॉर्मल प्रेस्क्राइब्ड है उससे 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा होते हुए भी, अरे बाप रे, काला चश्मा हमने देखा ही नहीं था, डर गया। 3 गुना ज्यादा है, तो ये मार्केट में क्यों नहीं जा रहा? क्यों एक संकट है इस बात का कि मार्केट में सप्लाई कम है? वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को समझाया था कि सप्लाई डिमांड का सवाल है। डिमांड अगर बढ़ा है और आपके पास खाद्यान्न है 3 गुना ज्यादा, तो आप उसको, जैसे कि गेहूं में अगर 82 लाख टन था, तो सरकारी खरीद में कुल स्टॉक 230 लाख टन है। 230 लाख टन, 23 मिलियन। चावल का अगर 118 होना चाहिए लाख टन, तो 242 लाख टन। चीनी का 184 लाख टन का स्टॉक है, फिर भी बाजार में कमी है। अच्छा, उसके बाद सरकार ये कहती है कि भाई राज्य सरकारें जिम्मेदार है। हमारे सब कोई जिम्मेदार है।
शरद पवार जिम्मेदार हैं, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, होल्डर्स और प्रॉफिटियर्स जिम्मेदार हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, राष्ट्रपति बुश जिम्मेदार हैं, अब ओबामा जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। हम नहीं जिम्मेदार, हम ही जिम्मेदार अकेले नहीं, बस बाकी सारी दुनिया। Please don't disturb. I सारी see you all the दुनिया time walking and disturbing others. Please. मैं सभापति जी आपसे ये कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये माल बाजार में क्यों नहीं जा रहा है? आखिर क्यों नहीं जा रहा है? इन्होंने कहा राज्य सरकारें क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि उन्होंने होल्डर्स और प्रॉफिटियर्स के खिलाफ, जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो वो सुषमा जी ने उस दिन यहां रखा कि साहब 83%, 83% जो रेट्स इस मुल्क में हुए हैं जमाखोरों के खिलाफ और मुनाफाखोरों के खिलाफ, वो नॉन यूपीए स्टेट गवर्नमेंट्स में हुए। नॉन यूपीए स्टेट गवर्नमेंट ओनली 17% रेट्स हैव बीन कैरिड आउट इन द यूपीए रूल्ड स्टेट्स। कौन जिम्मेदार है? आप अपने ही पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं राज्यों को जिम्मेदार बताकर? तो ये वहां पर स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें अगर तुरंत कदम नहीं उठाए तो स्थिति और बदतर होने की पूरी संभावना है। और आपने जो छूट दिया टैक्स में, वो किसको दिया है? जो आपने 26,000 करोड़ रुपया सरकारी रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस में कम दिखाया, सैक्रिफाइस किया, वो किसके लिए किया? जो इस मुल्क में 3 लाख से 8 लाख रुपया सालाना कमाते हैं। 3 लाख रुपए का मतलब वो 25,000 रुपया प्रतिमाह। 25,000 रुपया से लेकर लगभग 70,000 रुपये तक जो कमाता है प्रति माह, उसको आपने छूट दी है। और साल भर में 50,000 रुपये की छूट 8 लाख की आमदनी वालों को हो जाएगी। और आपने जो कदम उठाए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में और पेट्रोल और डीजल में, उससे और सर्विस टैक्स में, उससे आपको 46,500 करोड़ रुपया आ रहा है। ये सबको देना है। ये गरीब से गरीब व्यक्ति जो है इस मुल्क में, उसको भी देना है। आम आदमी की सरकार है। सर, आपने कहा है अपने बजट भाषण के अंत में, दिस बजट बिलोंग्स टू आम आदमी। तो मैं ये सोच रहा था कि आम आदमी की आखिर परिभाषा क्या है? हो सकता है कि नहीं यूपीए की परिभाषा हम लोगों से भिन्न हो। तो अब ये क्लियर हो गया ना कि यूपीए के आम आदमी की परिभाषा है जो 25,000 रुपया प्रति माह से ज्यादा कमाता है, वह आम आदमी है। उसको छूट दो, उसको छूट दो। और जो 25 रुपया एक दिन में कमाता है बेचारा, उसको लूट लो। उसमें यहां से वहां तक जितनी, अब मैं महंगाई का जिक्र क्यों कर रहा था? इसलिए कि अगर महंगाई की समस्या को वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में एक महत्वपूर्ण समस्या मानी होती तो उसके उपाय होते। तो यहां तो उल्टा ही हुआ, यहां उल्टा ही हुआ। और 3 कदम इन्होंने अपने बजट में ऐसे उठाए हैं जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी। कौन कौन? ये हो रहा था सब लोग, और खास करके जो पिंक पेपर्स थे उसमें बड़ी चर्चा हो रही थी, स्टिमुलस रोल बैक होगा कि नहीं रोल बैक होगा। स्टिमुलस में एक था कि इन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था। तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाया भी इन्होंने 2%। अब जब उन्होंने कम किया था, वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा, तो उस कमी में महंगाई क्या कम हो गई थी इस देश में? किसी ने कीमत नहीं घटाई। हो सकता है कि कीमत की बढ़त की दर में कुछ कमी आ गई हो, लेकिन कीमत घटी नहीं। जब इन्होंने 5% आयात शुल्क कम किया पेट्रोलियम क्रूड पर, तो कीमत नीचे नहीं आई। लेकिन जब इन्होंने बढ़ाया 2% और
और उन्होंने 5% आयात शुल्क पेट्रोलियम क्रूड का बढ़ाया और 1 रुपया डीजल के ऊपर और 1 रुपया पेट्रोल के ऊपर बढ़ाया, तो उससे सभापति महोदय बाजार में आग लग गई। और उसके बाद सर्विस टैक्स के दायरे में इन्होंने ले आए रियल एस्टेट को कि कोई अगर अपना फ्लैट खरीद रहा है और किस्त में पेमेंट कर रहा है तो उसको 10.33% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, जो कि उसकी कीमत को और बढ़ाएगा। तो सर्विस टैक्स के चलते, पेट्रोल खास करके डीजल प्राइस हाइक के चलते और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इन्होंने चेंज किया, उससे क्या हुआ? मैं मुंबई में था एक हफ्ते पहले, वहां मैंने अखबार में पढ़ा सीमेंट की कीमत 12 रुपये प्रति बैग बढ़ गई। 12 रुपये प्रति बैग। स्टील की कीमत बढ़ गई। फर्टिलाइजर की कीमत तो इन्होंने स्वयं ही कही है कि बढ़ाएंगे 1 अप्रैल से। अब हमारे पता नहीं डीएमके के मित्र यहां बैठे हैं कि चले गए, बालू जी, इन्हीं के कैबिनेट के मिनिस्टर, उनका एक बयान अखबार में छपा, फर्टिलाइजर मिनिस्टर एमके अलागिरी का। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं, ये जो फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं यूरिया की, उसका मैं विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। अब ये सरकार कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर कैसे चल रही है, उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करना है, इनको करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कैबिनेट का एक मंत्री विपक्ष से सहमत होता है कि ये गलत है। हुआ है क्या, जो इसमें इकोनॉमिक पॉइंट है वो ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दीज 3 स्टेप्स द प्राइसेज ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स इन आवर इकोनॉमी विल गो, जो कि दूसरे सामान को बनाने में जिनकी खपत होती है, जैसे यूरिया कृषि पदार्थ, कृषि उत्पादन में जाता है, जैसे स्टील और सीमेंट बिल्डिंग बनाने में जाता है, जैसे कि और भी कई चीजें, कोल के ऊपर इन्होंने ग्रीन फंड बनाया, मुझे कोई लड़ाई नहीं है उससे, ग्रीन फंड बनाइए आप, लेकिन ग्रीन फंड में आपने कोयले के ऊपर 50 टन का शुल्क लगा दिया, 3,000 करोड़ रुपया उससे आएगा। सर्विस टैक्स रेलवे के ऊपर डाल दिया, ममता जी कह रही थी इसी सदन में 6,000 करोड़ रुपया वहां उनके ऊपर ये हो गया। तो ये सारा कुछ जो है, इसके चलते इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर उसमें प्राइसेस में वृद्धि होगी और इंटरमीडिएट गुड्स में वृद्धि होगी तो सब चीजों में वृद्धि होगी। कोयला की कीमत बढ़ गई ना, इलेक्ट्रिसिटी महंगा हो गया। या तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स घाटा से हैं या इलेक्ट्रिसिटी महंगा करें। तो एवरीथिंग, ट्रेन ट्रैवल महंगा हो गया, फ्रेट महंगा हो गया, बस ट्रैवल महंगा हो गया, कृषि के पदार्थ महंगे हो गए, सीमेंट महंगा हो गया, स्टील महंगा हो गया, खाद्यान्न महंगा हो गया, आलू प्याज। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो यहां पर बहुत बात होती है कि फॉरवर्ड मार्केट कमोडिटी एक्सचेंज, मुझे आश्चर्य हुआ आप ही के इकोनॉमिक सर्वे इस बात को देखकर कि व्हीट आज भी इज बीइंग ट्रेडेड इन देयर कमोडिटी एक्सचेंज। क्यों आपने गेहूं के ऊपर से नहीं उठाया उसको? एसेंशियल कमोडिटी है, रोजमर्रे की चीज है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी सदन में जब जवाब दें तो जरूर इस बात को कहें कि कमोडिटी एक्सचेंजेस में व्हीट फॉरवर्ड ट्रेडिंग के ऊपर हम इमीडिएट ये लाने जा रहे हैं, रोक लगाने जा रहे हैं। अब आप देखिए कि मैं देख रहा था जब वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया और प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया से लौट रहे थे, तो उन्होंने प्लेन में बात करते हुए अपने एयरक्राफ्ट में कहा, जो कि अंडर कोट्स छपा है कई अखबारों में, उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिए। एनी इंक्रीज इन प्राइसेस does hurt some people. No sir, it hurts everyone. No, it hurts poor people. Any increase in prices does hurt some people. We have to take a long-term view. अब वो चुनाव जीत गए तो long-term view. We cannot save people from inflation if we follow populist fiscal policies all along. Sooner or later, these populist policies
if persisted with for a long time, will lead to